नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है माँ जी। शादी थप्पड़ खाने के लिए नहीं की थी। एक दिन सुप्रिया को हल्की सी भूख लगी। उसने चुपचाप प्लेट में दो पराठे निकाली और अभी खाने ही बैठी थी कि उसकी सास रुक्मणी जी ने उसे खाते देख आंखें सिकोड़ते हुए व्यंग कसा, अरे बहू, अभी तो खाने का टाइम भी नहीं हुआ है और दो दो आलू के पराठे खा रही हो। छोटी भूख के नाम पर इतना? कोई शादी ब्याह में आई हो क्या, जो ऐसे टूट पड़ी हो खाने पर? जरा संभल कर खाया कर। आजकल राशन सस्ता नहीं मिलता। जब से तू ब्याह के आई है, राशन पानी बहुत जल्दी जल्दी खाली होने लगा है। सास की बात अभी हवा में ही थी कि पीछे से ननद सालू भी ताली बजाते हुए बोली, बिल्कुल सही कहा माँ। ऐसा लग रहा है जैसे भाभी ने पहली बार ढंग का खाना देखा हो। जब देखो तब खाने पर ही लगी रहती हैं। बच्चों की तरह हर घंटे इन्हें कुछ न कुछ चाहिए होता है। एक नज़र मेरी तरफ भी डालो, न जरा सी चर्बी न फालतू वजन। और भाभी, 2 महीने में ही ऐसा बदन भर लिया है जैसे सालों से ससुराल में डटी हो। वह भी आलू के पराठे उड़ाते हुए, मानो डाइट नाम की कोई चीज ही न हो। सास ननंद की जहरीली बातों से सुप्रिया के हाथ रुक गए। थाली में रखा निवाला मुंह तक पहुंचने से पहले ही ठहर गया और जो कौर उठा था वह गले से उतरने न सका। हर सुबह सुप्रिया के लिए किसी जंग से कम नहीं होती थी। आँख खुलते ही पहला इनाम एक ताना। जैसे ही वह रसोई में कदम रखती, रुक्मणी जी की निगाहें उसके हर एक कदम का हिसाब लेने लगती। सुप्रिया को इस घर में आए बड़ी मुश्किल से 2 महीना ही हुआ था। इतना समय ही काफ़ी था यह समझने के लिए कि सास और ननंद मिलकर ससुराल में जीना दुश्वार कर देंगी। एक दिन दोपहर को जैसे ही सुप्रिया रसोई में कदम रखती है, अलमारी खोलती तो दाल का डिब्बा गायब। दूसरे सेल पर हाथ बढ़ाया, घी की बोतल नदारद। सब्जी की टोकरी में बस 2 सूखे टमाटर पड़े थे। सुप्रिया धीरे से बोली, माँ जी, दाल कहाँ रखी है? रुक्मणी जी चूल्हे के पास खड़ी तिरछी मुस्कान के साथ बोली, दाल? अरे बहू, हर दिन दाल सब्जी चाहिए क्या? कभी कभी सादा खाना खा लेना चाहिए। चावल बना लो और दही के साथ खा लेना। वैसे भी बेटा पंकज तो आज ऑफिस में ही लंच करेगा और मुझे भी महिला मंडल में मीटिंग के लिए जाना है और सालू को सहेली के साथ पार्टी में। तो तुम सिर्फ अपने लिए चावल उबाल लो। इतने में पीछे से ननंद सालू भी किचन में आ टपकी, माँ, भाभी को आदत पड़ गई है हर वक्त कुछ अच्छा बनाने की। मायके में शायद रोज पकवान बनते होंगे, इसीलिए यहाँ भी वही तलाश रहती है। जो है वही बना लो। रसोई होटल नहीं है और बहू महारानी भी नहीं होती। सुप्रिया जैसे ही थोड़ा सा तेल डालने लगी, रुक्मणी जी आंखें तरेरते हुए बोली, अरे अरे, इतना तेल क्यों? क्या पूरी कढ़ाई बहा दोगी? घर का पूरा लेन देन संभालने की जिम्मेदारी आखिर मेरी है, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम तो बेधड़क खर्च कर डालोगी और अपने लिए अलग से पकाने की उम्मीद भी मत रखना। जो भी रखा धरा मिले उसी में गुजारा कर लो। 2 गिलास पानी ही पी लो, वही तुम्हारे लिए काफी है, समझी? अब गैस बंद कर दो, वरना पिछली बार की तरह फिर से जला दोगी। पिछली बार सब्जी चढ़ाकर फोन पर पति से मोहब्बत जताने चली गई थी कि पूरी हांडी राख बन गई। समझ में आता है या नहीं? मेरे पास नोटों का कुआं नहीं है कि तुम खाना जलाती रहो, बर्बाद करती रहो और मैं तुम्हें पैसे देती रहूंगी। ननंद सालू बीच में बोल पड़ी, माँ, मेरी राय है किचन ही बंद कर दो। कहीं तुम्हारे पीठ पीछे ये न जाने क्या क्या बनाकर चट कर जाए। बहुत चटोरी जुबान है। रुक्मणी जी बोली, बिल्कुल सही कहा बेटी, कमरे से ताला लाओ अभी के अभी। इतने में सुपिया की आंखें भर आती है। रात से भूख पेट में आग लगाए बैठी थी। वह फुर्ती से बढ़ती है और किसी की नज़र पड़ने से पहले रात की एक सूखी रोटी साड़ी के पल्लू में बांधकर कमर में खोस लिया। मौका मिलते ही वह चुप से रोटी खाने लगी। सूखी रोटी खाते ही उसकी आंखों से आंसू भी गिरे जा रहे थे। स्वाभिमान इस चीज की गवाही नहीं दे रहा था, पर क्या करे,
वो भी समझ में नहीं आ रहा था। कितनी ही बार सुप्रिया ने अपने पति पंकज को सच बताने की कोशिश की, लेकिन उसका भरोसा माँ और बहन पर इस कदर अंधा था कि उसे कुछ दिखाई ही नहीं देता। उसके सामने वही लोग बड़ी शालीनता से पेश आते और पंकज को लगता सब कुछ ठीक ठाक है। वह खुद से कहता सास बहू की इस खींचतान में पड़ना ठीक नहीं, वरना घर की शांति तहस नहस हो जाएगी। वह सिर्फ अपने काम से काम रखता। अब वह किसके सामने अपना दुखड़ा खोलती। मायके में भी बस एक ही सलाह मिलती, ससुराल है बेटी, वहाँ सबको निभाना पड़ता है। वह चुप रह जाती, इस डर से कि जरा सी आवाज उठाई तो वही पुराना इल्जाम लगेगा, बहू तेज है। आते ही घर का चैन सुकून उजाड़ दिया। इसी उम्मीद में वह हर जुल्म सहती रही कि शायद कुछ दिन बीते, हालात अपने आप सुधर जाए, और इसी उम्मीद ने उसे बोलने से ज्यादा खामोश रहना सिखा दिया। उसे अच्छी तरह मालूम था कि ससुराल मायके जैसा अपनापन नहीं देता। यहाँ न तो वैसा प्यार नसीब होता है, न ही वह इज्जत और मान सम्मान जो एक औरत अपने घर में पाती है, जैसा कि 10 में से 8 औरतों के साथ होता है। वह यह भी समझती थी कि घर में कदम रखते ही कलेश खड़ा करना अक्लमंदी नहीं, क्योंकि अगल-बगल और समाज की नज़र हमेशा बहू पर ही टिकती है। लोग कहेंगे देखो, आते ही कमियां गिनाने लगी, लड़ाइयां शुरू कर दी। इसीलिए सुप्रिया ने खामोशी को ही अपनी ढाल बना लिया और चुप रहकर जीने में अपनी भलाई समझ ली। देखते देखते शादी के 4 महीने हो गए थे। एक दिन रुक्मणी जी ने घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी थी। गांव की अगल बगल की औरतें, पड़ोसी सबको न्योता दिया गया था। पूजा से पहले ही रुक्मणी जी ने सुप्रिया को साफ लहजे में हिदायत दे दी, बहू आज ढंग की और अच्छी साड़ी पहना, कहीं हमारी इज्जत की लुटिया मत डुबो देना। वैसे भी तेरे माँ बाप ने कौन सा कोई खास ढंग का सामान दिया है, फिर भी जरा अक्ल से काम लेना। यह लो मेरी महंगी साड़ी, इसे तुम पहन लो। खोलो अपनी अलमारी, देखो तो जरा क्या तेरे माँ बाप ने दिए हैं। अलमारी खोलते ही, हे भगवान, ये कोई साड़ी है या शादी का पंडाल। रंग देखो जैसे होली की पिचकारियां फट पड़ी हों। इतने में सालू ने भी माँ के कान में जहर घोल दिया, भाभी थोड़ी समझदारी भी जरूरी होती है। ये पहनकर मोहल्ले की औरतों के सामने बैठोगी तो लोग क्या कहेंगी कि बहू ने कितनी घटिया किस्म की साड़ी लपेट ली है, हमारी इज्जत के चिथड़े निकल जाएंगे। माँ बेटी को सुनकर सुप्रिया ने एक पल को अपनी साड़ी की ओर देखा। साड़ी पूजा के बिल्कुल अनुकूल थी, नए डिजाइन की, सलीकेदार और फैशनेबल, उसमें कोई कमी नहीं थी। फिर भी जानबूझकर दोनों उसे नीचा दिखाने का कोई मौका माँ बेटी नहीं छोड़ती थी। सुप्रिया को लगा आज पहली बार वह गांव की औरतों के सामने बैठेगी, तो उसने तुरंत रुक्मणी जी की दी हुई साड़ी पहनकर चुपचाप पूजा में आकर बैठ गई। पूजा में बैठी गांव की औरतों की नज़र सुप्रिया के सलीकेदार पहनावे और सभ्य रहन सहन पर टिक गई। एक के बाद एक तारीफ सुनाई देने लगी। किसी को उसकी साड़ी पसंद आई तो किसी को उसका सादापन। यह सब सुनते ही सालू भीतर ही भीतर जलकर राख हो गई। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में साफ जहर तैर रहा था। वह बस इसी ताक में थी कि मेहमान औरतें विदा हों। जैसे ही आखिरी औरतें दरवाजे से निकली, शालू का असली रंग बाहर आ गया। शालू बोली, भाभी अब ये साड़ी उतार दो, बहुत हो गया दिखावा। ये साड़ी, महंगी साड़ी, मेरी माँ की दी हुई है, तुम्हारे पहनने के लिए नहीं। फिर ताना कसते बोली, तुम अपनी वही गठरी वाली साड़ियाँ पहनना करो। वैसे भी सच कहूँ तो ये साड़ी तुम पर कोई खास जच भी नहीं रही थी। उसके शब्द तीर बनकर सुप्रिया के दिल में चुभ गए। वह मन ही मन सोचने लगी, आखिर कब तक सिर्फ घर की बहू होने का फर्ज निभाती रहेगी? कब तक हर ताना, हर अपमान खामोशी से सहती रहेगी? वह भी तो इंसान है, उसका भी दिल है, उसे भी दर्द होता है। और उसी पल से सुप्रिया के भीतर माँ बेटी के लिए नफरत की आग धीरे धीरे भड़कने लगी।
खैर, उसने बिना कुछ कहे साड़ी उतार कर रख दिया। इसी तरह दिन बीतते गए और देखते-देखते शादी को 1 साल हो गए। एक दिन रुक्मणी जी ने सुप्रिया को पनीर के पराठे खाते देखा तो बात छेड़ ही दी, बहू अब ऐसा कर, तू भी कोई नौकरी-वोकरी कर ले, महंगाई आसमान छू रही है, सारा खर्च मेरे बेटे के बस का नहीं। आखिर घर में भी तो हम गिने-चुने लोग हैं, घर में कितना काम होता नहीं, पूरा दिन खाली बैठकर तू टीवी ही देखती है। इतने में सालू ने तंज उछाल दिया, माँ, गाँव की पढ़ी लिखी है, किसी ढंग के स्कूल से पढ़ाई की होगी तभी तो नौकरी मिलेगी ना। राम जाने सर्टिफिकेट भी असली है कि नकली। आप भी ना क्या-क्या उम्मीद लगा लेती हो गँवारों से। उन दोनों की बातें सुनकर सुप्रिया चुपचाप खड़ी रही, लेकिन उसके मन में एक अलग ही सोच जन्म लेने लगी। मन ही मन वह सोची, अगर नौकरी करने की इजाज़त मिल रही है, तो क्यों न इसका फ़ायदा उठाया जाए। कम से कम अपने लिए कुछ तो खर्च कर पाऊँगी, मन का खा पी सकूँगी। यहाँ तो हर निवाले पर भी पाबंदी लगी रहती है। यही सोचकर उसने बिना कुछ कहे नौकरी तलाशने की ठान ली। काफ़ी मशक्कत के बाद सुप्रिया को एक स्कूल से कॉल आया, मैडम जी, आपका सिलेक्शन हो गया है। आपको सोशल साइंस नहीं, लाइफ स्किल्स और वैल्यू एजुकेशन पढ़ानी है। यह खबर सुनकर वह बहुत खुश हुई, पर उसके जीवन के कांटे अभी खत्म नहीं हुए थे। एक तरफ वह रोज स्कूल पढ़ाने जाती, पूरा दिन बच्चों पर अपना माथा खपाती, तो दूसरी तरफ घर की बिना तनख्वाह वाली नौकरानी बनी रहती। मगर रुक्मणी जी और शालू दोनों की रगों में ऐसी सुस्ती भरी थी कि हाथ हिलाने में भी मानो जान निकल जाए। सुबह जो खाना सुप्रिया बनाकर जाती, शाम को वहीं ज्यों का त्यों पड़ा मिलता। न बर्तन धुले होते, न झाड़ू लगा होता। जैसे सामान वह छोड़कर जाती, वैसा ही पड़ा रहता। एक चम्मच भी इधर से उधर ना होता। यहाँ तक कि एक कप चाय बनाने लायक उनके हाथों में दम नहीं होता था। रुक्मणी जी तो जैसे रानियों की तरह विराजमान रहती और सालू, वह तो एक प्याली चाय बनाकर अपने हाथ गंदे करना भी अपनी शान के खिलाफ समझती थी। सब शाम को घड़ी देखते थे कि कब सुप्रिया आए और आते ही थकान उतारने से पहले उनकी सेवा में जुट जाए। वो घर नहीं, जुल्म की फैक्ट्री थी, जहाँ हर सांस पर हिसाब लिया जाता, हर कदम पर ताना परोसा जाता। दिन रात मेहनत झोंक दो और बदले में मिलता क्या? कटु बोल, जलती निगाहें और बेइज्जती। कहने को रुक्मणी जी एक महिला संस्था की प्रमुख थी। मंच पर खड़ी होकर घरेलू हिंसा के खिलाफ गरजती, सताई हुई औरतों को न्याय दिलाने की कस्में खाती। समाज में इज्जत थी, नाम था, लेकिन अपने ही घर की बहू का जीवन उन्होंने नरक बनाकर रखा था। इधर सुप्रिया को स्कूल में पढ़ाते हुए 1 महीने हो गए थे। सुप्रिया स्कूल से थकी हारी लौटी, बैग उतारने का वक्त भी नहीं मिला था कि सामने रुक्मणी जी और सालू बिजली का बिल हाथ में ले गुस्से से बैठी मिली। रुक्मणी जी भौवे चढ़ाते ही बोली, लो बहू, इस बार का बिजली का बिल तुम ही भर दो। तुम्हारी तो सैलरी मिल ही गई होगी ना। 1 महीना तो हो ही गया। आखिर एसी, वॉशिंग मशीन सब तुम्हारे ऐश के लिए ही तो चलते हैं ना। वॉशिंग मशीन में कपड़े तुम धोती हो, एसी के मजे लेकर तुम पति के साथ रोमांस करती हो, ये भी तुम्हारे मनोरंजन के लिए चलता है। मैं तो हर समय मीटिंग में अपने उलझी रहती हूँ और मेरी बेटी तो सहेलियों के साथ पार्टी में रहती है। तब तुम भी बिल भर दो ना। सुप्रिया अभी बात समझ ही रही थी कि सालू मैडम ने अपना राग अलापना शुरू कर दिया। माँ, भाभी को एसी के बिना नींद कहाँ आती है। भैया के साथ रोमांस करना होता है, जैसे राजमहल से ब्याह कर लाई गई हूँ। हम तो पंखे में भी सो लेते हैं। सालू की बदतमीजी सुप्रिया के सब्र की आखिरी दीवार तोड़ गई। वह भी दहाड़ पड़ी। सच कहा सालू, मैं राजमहल से ही आई हूँ, लेकिन अब लग रहा है कि किसी जहर महल में फंस गई हूँ। अब तक मैं खामोश थी, इसे मेरी कमजोरी मत समझना। उंगली दिखाते हुए बोली, जो भी मेरे निजी मामलों में जुबान चलाएगा, दखल देगा,
उसे मैं छोड़ूंगी नहीं। बर्दाश्त की भी सीमा होती है। रुक्मणी जी नागिन की तरह फुफकार उठी और गरजते हुए बोली, तेरी जैसी बहुएं ही घर बर्बाद करती हैं। एक तो खर्चा अनाप शनाप, ऊपर से जुबान चला रही है। अब सुप्रिया रुकने वाली नहीं थी। स्कूल की थकान, घर का बोझ और हर दिन के ताने सब एक साथ फट पड़े। सुप्रिया कमर पर हाथ रखते हुए बोली, मम्मी जी, ऐस मैं नहीं, आप लोग कर रहे हैं। और रही बात जुबान की, तो अब वो बंद नहीं होगी। अब इस घर की बहू हिसाब भी देगी और जवाब भी। रुक्मणी जी सन रह गई। सालू चीख उठी, मम्मी देखो कैसे बोल रही है। सुप्रिया आंखों में आग लिए बोली, बिल्कुल वैसे जैसे सालों से इस घर में सुनती आई हूँ। और अब मैं भी ऐसे ही बोलूंगी, किसी को बुरा लगे या भला। इतना कहकर सुप्रिया ने दरवाजा जोर से बंद किया और अपने कमरे में चली गई। पति ऑफिस के काम से बाहर गया था, तो उसने भी ऑनलाइन खाना मंगवाकर खा लिया। उसकी वो चुप्पी, जो अब तक सबको झेलती रही, पहली बार उसके अंदर ताकत की आग जलाने लगी थी। अब वह एक रोटी के लिए रोने वाली बहू नहीं थी, बल्कि एक ऐसी महिला बन चुकी थी जिसकी चुप्पी में भी डर छुपा था और जिसका सन्नाटा तेज तलवार की तरह चुभने लगा था। पहली बार रुक्मणी जी और सालू ने अपने लिए खाना बनाए मन महसूस कर कुड़ती रहीं, रात भर जलती रही, पर सुप्रिया ने किसी को खाना बना कर दिया ही नहीं। कुछ दिनों तक घर में अजीब सी शांति छाई रही। ना रुक्मणी जी ने कुछ कहा, ना ही सालू ने जहर उगला, लेकिन यह खामोशी तूफान से पहले की थी। एक दिन सुप्रिया किचन में खाना बना रही थी। उसी वक्त सालू दबे पांव सुप्रिया के कमरे में घुसी और सीधे अलमारी के लॉकर पर हाथ साफ करने लगी। अचानक किसी काम से सुप्रिया कमरे में आ गई और सालू को लॉकर से पैसे निकालते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। सुप्रिया गुस्से से बोली, शालू, ये क्या बदतमीजी है? मेरी अलमारी का लॉकर क्यों खोला है तुमने? किसी की चीज छूने से पहले इजाजत लेना नहीं सिखाया गया है क्या? सालू ने कुटिल मुस्कान छोड़ी। ओ भाभी, मैं आपसे पूछकर क्यों करूं? मुझे ज्ञान मत दीजिए। मैं इस घर की बेटी हूँ, यहाँ का सब कुछ मेरा है। यह सुनते ही सुप्रिया का सब्र टूट गया। पहले बेटी बनना सीखो। सालू, चोरी करके कोई बेटी नहीं बनती। शोर सुनकर रुक्मणी जी भी दौड़ी दौड़ी चली आई। डांटते हुए बोली, बहू, जुबान संभाल कर बात कर। मेरी ही बेटी पर इल्जाम लगा रही है। सुप्रिया ने हल्की सी मुस्कान के साथ सीधा वार किया, माँ जी, ये आपकी बेटी नहीं, आपकी परछाई है, जहरीली, चालाक और मौका परस्त। सालू बोली, बस बहुत बोल लिया आपने भाभी। हिम्मत कैसे हुई माँ से ऐसी बात करने की? जानती नहीं मैं कौन हूँ? सुप्रिया भी उसी गरज में पलटी, बस सालू, एक शब्द और निकाला ना तो सीधे पुलिस बुलाऊंगी। चोरी के इल्जाम में सीधे अंदर करवा दूंगी। ज्यादा मत उछलो। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। लगता है तुम मुझे जानती नहीं। यह सुनते ही सालू का रंग उड़ गया। उसकी जुबान पहली बार तालू से चिपक गई। रुक्मणी जी बोली, बिजली के बिल के लिए पैसे लेने तो आई थी मेरी बेटी, अपने ही घर में चोरी कैसे कर सकती है? वाह माँ जी, अगर मैं आपकी तिजोरी बिना पूछे साफ कर दूं तो क्या आप मुझे चोर का ठप्पा नहीं लगाएंगी? आपकी बेटी चोर नहीं हुई तो क्या हुई? और मैं भी बेवकूफ नहीं हूँ। मेरे सारे सैलरी ऑनलाइन खाते में आते हैं मेरे, और घर में 10-20 के चिल्लड़ ही रखती हूँ। मैं मेहनत से कमाती हूँ। अपने पैसे कैसे खर्च करने हैं यह मैं डिसाइड करूँगी, आप नहीं। माँ जी, आपका बेटा तो अपनी पूरी तनख्वाह आपके हाथों में रख देता है। उस पर मैंने आज तक एक सवाल नहीं उठाया, लेकिन मेरी कमाई पर आपकी नजरें क्यों टिक जाती है? याद रखिए, मेरी मेहनत की कमाई पर पहरा डालने का हक मैं किसी को नहीं दूंगी। कहते हुए वह बैग उठाकर स्कूल चली गई। रुक्मणी जी बहू को घूरती ही रह गई। सालू पीछे से झुंझलाकर बोली, माँ, ये सब आपकी ही मेहरबानी है। आपने ही इसे नौकरी की छूट दी और देखो, अब तो इसके पंख निकल आए हैं, ज्यादा उड़ने लगी है हवा में। इसीलिए कहती हूँ, इसकी नौकरी छुड़वा दो। न नौकरी रहेगी, न सैलरी का घमंड, न काम करेगी, न जुबान चलाएगी।
ऐसी नौकरी करने से क्या फ़ायदा? न हमें सैलरी देती है, न काम करती है। कल हमने ही अपना खाना बनाया था। जब हाथ इसके खाली होंगे, तब अक्ल भी अपने आप ठिकाने आ जाएगी। फिलहाल सुप्रिया ने माँ-बेटी दोनों की बोलती अस्थायी तौर पर बंद कर दी, लेकिन वह जानती थी, इतना काफ़ी नहीं है। अब उसे कुछ ऐसा बड़ा करना था, जो ज़िंदगी भर इन दोनों के दिमाग में डर बनकर बैठ जाए, ताकि अगली बार किसी को नीचा दिखाने से पहले वे 1000 बार सोचें। वह बहुत दिन से माँ और बेटी की हरकतों पर नज़रें बनाई हुई थी। संयोग से उसे एक मौका मिल गया। जिस स्कूल में उसे नौकरी मिली थी, वही स्कूल रुक्मणी जी की महिला संस्था के साथ ज्वाइंट प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। अब हर महीने स्कूल में महिला सशक्तिकरण, घरेलू हिंसा के विरुद्ध आवाज़ और कानूनी अधिकार पर सेमिनार होने वाले थे, और उन सेमिनारों में मुख्य वक्ता के रूप में रुक्मणी जी आकर स्कूल में भाषण देने वाली थी। लेकिन उन्हें यह बात नहीं पता था कि इसी स्कूल में उनकी बहू पढ़ाती है, क्योंकि वह तो बस सैलरी ऐंठने के लिए उसको बाहर भेजती थी। कुछ सोच समझकर सुप्रिया ने रुक्मणी जी की संस्था से जुड़ी कुछ महिलाओं से पहले ही चुपचाप बात कर ली थी। फिर उसने सही दिन और सही मंच चुना। उस दिन संस्था की एक बड़ी सभा थी, जहां औरतों पर हो रहे अत्याचार पर चर्चा होनी थी। सभा की मुखिया थी रुक्मणी जी। मंच पर खड़ी होकर लंबे लंबे भाषण झाड़ रही थी, ज्ञान बांट रही थी। आज की नारी अब अबला नहीं रही, रुक्मणी जी बोलती जा रही थी। घरेलू हिंसा सिर्फ मारपीट नहीं होती, ताने भी जुल्म होते हैं। रोटी पर रोक भी अपराध है। हर वाक्य पर तालियां बज रही थी, हर शब्द पर तारीफ बरस रही थी। सामने बैठी औरतें, लड़कियां, टीचर, अभिभावक सब ध्यान से सुन रहे थे। तभी सभा के कोने से घूंघट में बैठी एक औरत ने धीरे से हाथ उठाया, बोलने की अनुमति मांगी। सम्मान के साथ उसे मंच पर बुलाया गया। जैसे ही वह औरत माइक के सामने खड़ी हुई, चेहरा भले छुपा था, लेकिन आवाज सुनते ही रुक्मणी जी के चेहरे का रंग उड़ गया। पसीना माथे पर छलक आया। आवाज उन्हें बहुत जानी पहचानी लगी, और फिर वह आवाज गूंज उठी। हर दिन जब एक औरत एक बहू को उसकी रोटी, कपड़े, सैलरी और यहाँ तक कि सांस लेने पर भी टोका जाए, तो वह बहू नहीं रहती, एक कैदी बन जाती है। सभा में सन्नाटा छा गया। मंच से बहुओं को हक में बोल देना किसी को महान नहीं बना देता। महानता साबित करनी है तो अपने घर से शुरुआत करनी पड़ती है। इतना कहकर घूंघट वाली औरत ने एक ऑडियो चला दिया। ऑडियो में रुक्मणी जी की आवाज, हे भगवान, बहू इतना खाती है जैसे इंसान नहीं, कोई पिशाचिनी हो। बहू, क्या राशन तेरे बाप के घर से आता है? इतना खाना ठूस ठूस कर मत खा, पानी पीकर ही सो जा। फिर सालू की आवाज आई, अरे माँ, ये भाभी नहीं, शेरनी है, सब कुछ अकेले ही चढ़ कर जाती है। ऑडियो खत्म होते ही पूरी सभा में जैसे सांसें थम गई। न तालियां न शोर, बस हर निगाह अब रुक्मणी जी और शालू पर टिकी थी। संस्था की कुछ महिलाएं सीधे वार पर उतर आई। रुक्मणी जी, ये आवाज तो आपकी लग रही है, और ये घूंघट वाली महिला, क्या ये आपकी बहू है? अब रुक्मणी जी के हाथ पांव कांपने लगे। भरी सभा में नकाब उतरने का डर उनकी रगों में दौड़ गया। रुक्मणी जी हकलाते हुए, न न न न नहीं, ये मेरी आवाज नहीं है, और ये मेरी बहू भी नहीं है। तभी संस्था की एक महिला घूंघट वाली औरत के पास पहुंची। बेटी, ये आवाज किसकी है? कौन हो तुम? घूंघट उठाओ। डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अकेली नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ खड़े हैं। तुम पर जो भी जुल्म, अन्याय या शोषण हो रहा है, बस उस व्यक्ति का नाम लो जो भी इसके पीछे है। कानून के कटघरे में खड़ा किया जाएगा, और जरूरत पड़ी तो उसे सलाखों के पीछे भी भेजा जाएगा। अपना घूंघट हटाओ। घूंघट वाली औरत ने शांत लेकिन जहरीले लहजे में बोली, माफ कीजिएगा ना, मैं इस आवाज का नाम लूंगी
ना अपना घूंघट हटाऊंगी। जिसे जो समझना था मैं समझा चुकी हूँ। समझदारों के लिए इशारा काफी होता है। फिर रुककर बोली, लेकिन याद रखिए, अगर मेरे घर में फिर वही जुल्म दोहराया गया तो अगली बार मैं सिर्फ आवाज नहीं, चेहरा भी दिखाऊंगी। इतना कहकर सुप्रिया चुपचाप मंच से उतर गई। सभा से निकलते ही रुक्मणी जी ने राहत की सांस ली। इज्जत पूरी तरह लुटने से बाल बाल बची थी, लेकिन घर पहुंचते ही उनका गुस्सा फट पड़ा। रुक्मणी जी चिल्लाकर बोली, बहू, ये क्या तमाशा था? भरी सभा में मेरी नाक कटवाने में लगी थी, वह भी अपने स्कूल में। मेरी समाज में कितनी इज्जत है, मेरी इज्जत की तुम्हें कोई परवाह नहीं है। एक बार भी नहीं सोचा कि लोग मेरी संस्था के बारे में क्या सोचेंगे? सुप्रिया ने पलट कर सीधा जहर उगला। माँ जी, आप बस, लोग क्या सोचेंगे ये बात की बात है। अब अगर इस घर में एक भी ताना सुनाई दिया तो अगली मुलाकात अदालत में होगी। वहाँ तालियां नहीं, तारीखें मिलती हैं। और आपकी संस्था के मंच पर जो होगा वो अलग कहानी होगी। अखबारों में तुम्हारी तस्वीरें छपेंगी और तब वही लोग जो तुम्हें आज सिर आंखों पर बैठाए हैं ना, कल उंगलियां उठाएंगे, पत्थर फेंक फेंक कर मारेंगे। तभी तुम्हारी अक्ल ठिकाने आएगी। मैंने तो अभी ट्रेलर दिखाया है, पिक्चर अभी बाकी है माँ जी। इसीलिए अब संभल कर रहना मुझसे। अब मैं सहने वाली बहू नहीं हूँ। तुम्हारे घर शादी करके आई हूँ, थप्पड़ खाने नहीं आई हूँ। इतना कहकर सुप्रिया अपने कमरे में चली गई। उस दिन के बाद रुक्मणी जी की जुबान जैसे तालू से चिपक गई। सालू तो पहले ही डर से सिमट चुकी थी। माँ बेटी दोनों अब अच्छे से समझ चुकी थी कि अब अगर सपने में भी सुप्रिया से उलझी तो वह उन्हें भरी समाज में नंगा करने में एक पल नहीं लगाएगी, और इसीलिए चुप रहना ही उनके लिए सबसे सुरक्षित रास्ता बन गया। दोस्तों, जो लोग समाज के सामने ज्ञान और नैतिकता का मुखौटा पहनते हैं, अगर वही अपने घर में अन्याय करे तो सच देर सवेर उन्हें बेनकाब कर देता है। चुप्पी हमेशा कमजोरी नहीं होती, लेकिन जब सहन शक्ति जवाब दे दे तो आवाज बनना जरूरी हो जाता है। औरतों का सम्मान भाषणों से नहीं, घर के व्यवहार से तय होता है। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ARK वॉइस।